अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसलिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स को स्टडी करना है और इसके अलावा हमने कैल्शियम सुपरफॉस्फेट की तैयारी को स्टडी करने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि फ़र्टिलाइज़र क्या होती हैं, हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाती हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। ठीक है? मतलब हमारी फसलों की पैदावार को ये बढ़ा देती हैं। ठीक है। असल में हमारी ज़मीन में कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको नाइट्रोजीनियस फ़र्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाया। ठीक है, कि अगर हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उसके लिए हमें नाइट्रोजीनियस फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर हमारी ज़मीन में फास्फोरस की कमी हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के लिए जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? फॉस्फेट रॉक होता है, जिसका फार्मूला क्या है? CA3PO4 ट्वाइस। इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल बोन ऐश भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास हड्डियों की राख है उसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो मेजर रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है? फॉस्फेट रॉक है, जिसका फार्मूला क्या है? CA3PO4 ट्वाइस। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कहता है ये पानी में हाईली इंसॉल्युबल होती हैं, मतलब पानी में ये हल नहीं होती। और इसके अलावा अल्कलाइन और न्यूट्रल सॉइल जो हमारी ज़मीन होती है, ठीक है, ऐसी ज़मीन जिसकी नेचर अल्कलाइन हो या न्यूट्रल हो उसमें भी जो है ये इंसॉल्युबल होती हैं। मगर एसिडिक सॉइल में ये जो है किसी हद तक ये हल हो जाती हैं। तो वो कहता है यहाँ पे आपको दूसरे पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी ज़्यादा हमारी ज़मीन की जो है एसिडिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मेरी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इनसॉल्युबल है तो वो मेरे पौधों के साथ मिल नहीं पाएगी, एसिमिलेट नहीं कर पाएगी, हमारे पौधे उसको एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब पौधे उसको अपने साथ मिला नहीं पाएंगे तो पौधों की ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता है? एसिडिक सॉइल में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और ये बड़ी आसानी से एसिमिलेट कर जाते हैं। ठीक है, हमारी ज़मीन में, और इसी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अभी तक आपको ये पता लगा कि एसिडिक सॉइल में जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देखें, हमने दो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स को स्टडी करना है। एक हमारे पास डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फार्मूला है CaHPO4। ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र? वो है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है ओके, उसके बारे में कह रहा है कि ये जो हमारी तेज़ाबी ज़मीन होती है उसमें बड़ी जल्दी हल हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, और पानी में, इसके अलावा अल्कलाइन और न्यूट्रल सॉइल में ये किसी हद तक जो है हल होने की सलाहियत रखती है। ठीक है, ये हमारे पास उसने बता दिया डाई कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में। इसी तरीके से मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फार्मूला है CaH2PO4 ट्वाइस, ये जो है कहाँ पे जो है सॉल्युबल होने की सलाहियत रखती है? वो सॉइल जो नमी वाली हो, ठीक है, जिसमें पानी ज़्यादा हो, वहाँ पे जो है ये सॉल्युबल होने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का मेजर रॉ मटेरियल क्या है? फॉस्फेट रॉक है, जिसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि ये पानी में इनसॉल्युबल है, पानी में हल नहीं होती, जबकि इसके अलावा न्यूट्रल सॉइल में भी जो है ये, और अल्कलाइन सॉइल में भी जो है, मतलब बेसिक सॉइल में भी जो है ये हल होने की सलाहियत नहीं रखती। फिर मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा आपकी ज़मीन एसिडिक होगी उतनी ज़्यादा जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं वो ज़मीन के साथ मिल पाएंगी। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, हमारे पौधों की ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो अगर ज़्यादा एसिडिटी होगी तो हमारी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। फिर मैंने आपको बताया कि दो किस्म की फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, एक डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, एक मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है।
डाई कैल्शियम फास्फेट का हमने आपको फार्मूला बता दिया और मोनो कैल्शियम फास्फेट का भी फार्मूला बता दिया। डाई कैल्शियम फास्फेट जो है एसिडिक सॉइल में बड़ी तेज़ी से हल हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पानी में दरमियानी हद तक और न्यूट्रल सॉइल में, अल्कलाइन सॉइल में भी जो है ये दरमियानी हद तक हल होने की सलाहियत रखती हैं। जबकि अगर आपकी ज़मीन क्या हो, नमी वाली हो, पानी वाली हो, उसके लिए जो है कौन सी फास्फेटिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाती है, वो होती है मोनो कैल्शियम फास्फेट, जो कि मॉइस्ट नमी वाली ज़मीन में हल होने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। अच्छा, अब हम आते हैं कैल्शियम सुपर फास्फेट की तरफ। कैल्शियम सुपर फास्फेट के बारे में जिसकी आज हमने तैयारी भी देखनी है कि वो किस तरीके से तैयार होती है। ये मिक्सचर है किसका, मोनो कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम का, और जिप्सम का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो फर्टिलाइज़र है जो हमें फास्फोरस के पेंटाऑक्साइड देती है, ठीक है, इसमें जो है P2O5 की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 20% तक है, ठीक है। तो जो हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें से जो हमें हासिल होगा समय वो ये चीज़ हासिल होगी जो कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कैल्शियम सुपर फास्फेट ये मोनो कैल्शियम फास्फेट जिप्सम का मिक्सचर है और इसमें P2O5 की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 20% है। कहता है ये बहुत ही पुरानी वो वाटर सॉल्युबल जो है फास्फेट फर्टिलाइज़र है, लेकिन अभी तक जो है ये इस्तेमाल हो रही है एज अ खाद और बहुत ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके 4 पॉइंट पढ़ने के बाद हमें ये पता लगा कि सुपर फास्फेट में जो है जो P2O5 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, फास्फोरस की जो पेंटाऑक्साइड है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 46 से 48%। तकरीबन कहा जाता है कि इस कैल्शियम सुपर फास्फेट के मुकाबले में जो TSP है, ट्राई सुपर फास्फेट है, उसमें जो P2O5 की परसेंटेज इसके मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिपल सुपर फास्फेट में जो P2O5 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 46 से लेकर 48% तक होती है। और अभी मैं आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग समझाऊंगा तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, लेकिन TSP को बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर फास्फोरिक एसिड को एज अ जो है रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बताऊँगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बैच प्रोसेस के थ्रू होती है, जबकि TSP को जो है हम किस प्रोसेस के थ्रू, कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू भी बना सकते हैं। बैच प्रोसेस में आप ऐसा समझ लें जैसा कि आप जो है घरों में हांडी बनाते हैं, ठीक है। एक मुख्तलिफ मटीरियल्स को आप हांडिया में डाल देते हैं और एक टाइम देते हैं, आपको जो है आपकी फ़ूड तैयार होकर मिल जाती है, ठीक है। तो बैच प्रोसेस भी ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें एक ख़ास वक्त के लिए रॉ मटेरियल्स को डाल दिया जाता है, रॉ मटेरियल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, कुछ वक्त के बाद हमें वहाँ से प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। मगर कंटिन्यूस प्रोसेस में हमें जो है क्या होता है, लगातार विदाउट एनी मतलब बग़ैर कोई इंतज़ार किए हमें लगातार प्रोडक्ट जो है हमें हासिल हो रही होती है, ठीक है। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट को जो है हम बैच प्रोसेस के थ्रू तैयार कर सकते हैं और ट्रिपल सुपर फास्फेट को हम कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू भी तैयार कर सकते हैं। मतलब रॉ मटेरियल्स आए जा रहे हैं, प्रोडक्ट साथ के साथ हर सेकंड में बनी जा रही है, हमें कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमें साथ के साथ क्या है प्रोडक्ट हासिल होती जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि जी और इस कंटिन्यूस प्रोसेस से हमें जो TSP हासिल होती है ये पाउडर फॉर्म में भी हासिल हो सकती है और ग्रेनुलेटेड फॉर्म में भी हासिल हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था जब मैं आपको यूरिया पढ़ा रहा था, तो यूरिया फर्टिलाइज़र में पिलिंग टावर इस्तेमाल होता है ताकि यूरिया को हम दानेदार फॉर्म में, ग्रेनुलेटेड फॉर्म में या प्रिल्ड फॉर्म में जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकें। तो फिर TSP के बारे में कहता है कि TSP अक्सर जो है मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स की जाती है, ठीक है, ताकि क्या काम किया जा सके, P2O5 की कमी को पूरा किया जा सके, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की कमी को पूरा किया जा सके, और ये क्या है वाटर सोलबल फर्टिलाइज़र है, ठीक है।
तो कैल्शियम सुपर फास्फेट के बारे में आपको कुछ ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, और ट्रिपल सुपर फास्फेट के बारे में आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये हमें कितनी P2O5 देती है, 46 से 48% तक हमें P2O5 देती है। इसमें जो रॉ मटेरियल है, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे कौन सा इस्तेमाल होगा, फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल होगा। क्योंकि कैल्शियम सुपर फास्फेट को बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होगी, फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत होगी। ये जो कैल्शियम सुपर फास्फेट है ये हम बैच प्रोसेस से हासिल करते हैं। बैच प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि हम एक रिएक्टर में रॉ मटेरियल्स को डाल देते हैं, ठीक है, और उसको एक टाइम देते हैं, ठीक है, और उस टाइम के बाद जो हम प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वो होता है बैच प्रोसेस। वो चाहे 24 घंटे का प्रोसेस हो, चाहे जो है 6 घंटे का प्रोसेस हो, एक ख़ास टाइम दे दिया जाता है रॉ मटेरियल्स को आपस में रिएक्शन करने के लिए, और एक ख़ास टाइम के बाद प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक हमारे घर में बनने वाली जो हांडिया है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो उसके बारे में बताया, बिल्कुल सेम प्रोसेस समझे उसी तरीके का है। टीएसपी के बारे में वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस के ज़रिए जो है हम इसको तैयार कर सकते हैं, मतलब हर सेकंड में रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं और साथ साथ जो है हमें प्रोडक्ट मिली जा रही है लगातार, हमें कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हमें बैच प्रोसेस में इंतज़ार करना पड़ता है। फिर वो कहता है कि इससे हमें जो यूरिया हासिल होगी वो पाउडर फॉर्म में या फिर दानेदार फॉर्म में हमें हासिल होगी। तो टीएसपी जो है ये मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स की जाती है, ठीक है, ताकि क्या काम किया जा सके, P2O5 की कमी को पूरा किया जा सके। और P2O5 जो है हमारे पौधों की ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, फास्फोरस के पेंटॉक्साइड, और ये पानी में जो क्या है वाटर सोलबल है, मतलब पानी में हल होने की सलाहियत रखती है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम सुपर फास्फेट। फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है कि हमने किस तरीके से जो है कैल्शियम सुपर फास्फेट को तैयार करना है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट की मैन्युफैक्चरिंग को समझने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं, और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जो है उसने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को समझाया हुआ है। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, मगर उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैल्शियम सुपर फास्फेट किस तरीके से तैयार की जाती है, ठीक है। तो देखें, कैल्शियम सुपर फास्फेट के बारे कह रहा है कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैल्शियम फास्फेट। ये हमारे पास कैल्शियम फास्फेट है जो कि असल में कहाँ से हासिल होता है, फास्फेट रॉक से, ठीक है, या फिर बोन ऐसे में हासिल होती है। और इसके अलावा हमें कैलकुलेटेड अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा जो कि हमें लेड चैम्बर प्रोसेस से हासिल होगा, ठीक है। लेड चैम्बर प्रोसेस असल में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का एक प्रोसेस है जिसको हम आगे किसी लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको पता लग गया कि जो हमारे पास कैल्शियम सुपर फास्फेट है उसको बनाने के लिए हमें 2 मटेरियल्स की ज़रूरत है, एक है कैल्शियम फास्फेट, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम फास्फेट हमें कहाँ से हासिल होगा, ये रॉक फास्फेट से हासिल होगा। सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू हासिल होगा। तो इन दोनों को हमने आपस में मिलाया है। देखें, ये कैल्शियम फास्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, साथ वाटर को लिया, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, कैल्शियम सुपर फास्फेट बना देंगे, प्लस ये हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, जिप्सम हासिल हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन आपने समझने की कोशिश करनी है। देखें, कैल्शियम हमारे पास कितने हैं, 3, और मैंने यहाँ पे कितना रखे हैं, सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ से एक H2 उठाया और ये PO4 उठाया, H2 और PO4, चूँकि H2 भी 2 हैं, PO4 फास्फेट भी 2 हैं, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, 2। पानी कितने मालिक्यूल हैं, 5, 1 मालिक्यूल इसके साथ लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन H2, ये PO4, ठीक है, चूँकि PO4 भी 2 हैं, H2 भी 2 हैं, इसके बाहर क्या लिख दिया, 2, ठीक है। और 5 पानी के मालिक्यूल में से 1 पानी का मालिक्यूल जो है हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमें क्या हासिल होगा, कैल्शियम सुपर फास्फेट हासिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, मेरे पास 2 कैल्शियम बचे जो कि मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये देखें, कैल्शियम जिप्सम का फार्मूला लिखा और कैल्शियम मुझे 2 रिकवर हो रहे हैं। सल्फेट देखें, सल्फेट हमारे पास 2 हमारे पास बच रहे थे, उसको भी हमने रिकवर कर लिया, ठीक है।
और साथ ही जो है पानी के मालिक्यूल हमारे पास 4 बच रहे थे। चूँकि एक पानी का मालिक्यूल मैं यहाँ लिख चुका था 5 में से, 5 में से एक पानी का मालिक्यूल मैं यहाँ लिख चुका था, 4 पानी के मालिक्यूल रह गए थे। तो देखें मैंने 4 के 4 पानी के मालिक्यूल यहाँ रिकवर कर लिए हैं। ठीक है, 2 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4। तो हमें 4 पानी के मालिक्यूल जो है हासिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन के ज़रिए उसने आपको समझा दिया कि रिएक्शन के ज़रिए जो है हम किस तरीके से कैल्शियम सुपरफॉस्फेट को तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए हमें 2 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, अब जो है ये रिएक्शन कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए वो कह रहा है कि फॉस्फेट रॉक इज़ वेल पाउडर्ड एंड इज़ प्लेस इन द कास्ट आयरन मिक्सर। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये हमारे पास एक मिक्सर है। ठीक है, ये कास्ट आयरन का बना हुआ एक क्या है, मिक्सचर है, मिक्सर है हमारे पास। ठीक है, तो कास्ट आयरन असल में क्या होता है, ये लोहे की एक शक्ल है। ठीक है, आप समझे लोहे का अलाय है। ठीक है, तो इस मिक्सर के अंदर जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ है, इसमें हम क्या डाल देंगे, फॉस्फेट रॉक को डाल देंगे। ठीक है, देन अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडिड टू इट। अब हम इसमें क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड डालने का भी उसने रास्ता आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये यहाँ से जो है डायरेक्ट कहाँ गिर रहा है, इस मिक्सर के अंदर गिर रहा है। द होल मास इज स्टिर्ड बाय मीन्स ऑफ द पैडल फॉर अबाउट 2 to 5 मिनट्स। तो कहता है आपने क्या काम करना है, इस पूरे मिक्सचर को, अब इस मिक्सचर के अंदर जो है ना, मेरे पास क्या क्या आ चुका है, फॉस्फेट रॉक आ चुकी है। और फॉस्फेट रॉक से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, ये फॉस्फेट रॉक यहाँ मौजूद है, प्लस मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया है। इस पूरे जो मेरे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, इसको हमने मिक्स करना है। ठीक है, और इसको स्टिर करना है पैडल्स के ज़रिए। ये जो हमारे पास पैडल्स लगे हुए हैं, और ये पैडल्स क्या काम करेंगे, इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। 2 से 5 मिनट तक हमने सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फेट रॉक को आपस में मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद वो कह रहा है कि हमने इसको मैकेनिकली डंप कर देना है इनटू द ब्रिक लाइंड पिट्स और डेंस D1 और D2 थ्रू द वाल V1 और V2। अब हमने इसको डंप कर देना है, इसको आगे ट्रांसफ़र कर देना है, या तो इस स्पॉट में, ठीक है, जो कि D1 है, जिसको हम डेन का नाम दे रहे हैं, या फिर हम इसको पॉट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, थ्रू द वाल्व V1, या तो मैं इस वाल्व को खोल के ये जो मैंने मिक्सचर जो कंपोनेंट्स को मिक्स किया था उसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा इस वाल्व के ज़रिए, V1 के ज़रिए पॉट D1 में, या फिर जो है मैं इसको जो है पॉट D2 में भी जो है वाल्व V2 के ज़रिए जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो किसी भी पॉट में जो है हम इन 2 कंपोनेंट्स को जिनको हमने मिक्स किया था उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो पॉट है इस पर जो है ब्रिक लाइनिंग हुई है, मतलब ये ईंटों की तरह की इस पर जो है लाइनिंग की गई है। ठीक है, कहता है यहाँ पे आपने मिक्सचर को तकरीबन 24 घंटे पड़े रहने देना है। तो कहता है क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद तकरीबन कहता है कि जी जब टेम्परेचर हमारे पास 100 से लेके 110 डिग्री C तक का हो जाएगा और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है तकरीबन। ठीक है, समझे 70% हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें कुछ और प्रोसेस भी हो रहे होते हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो मेन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया है कि हमने इस मिक्सर में, जो कि एक किस्म का लोहे का बना हुआ है मिक्सर है, इसमें मैंने फॉस्फेट रॉक को डाला हुआ है, और साथ ही मैंने क्या डाला है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फेट रॉक को हमने क्या है यहाँ पर मिक्स किया है इन पैडल्स के ज़रिए, स्टीरर के ज़रिए। ठीक है,
ये जो है हमारे पास एक मोटर सी लगी हुई है और ये मोटर इन पैडल्स को घुमाएगी। जैसे ही ये पैडल्स घूमेंगे तो क्या होगा, ये दो रॉ मटेरियल जो हमारे पास थे, रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, आपस में मिक्स होंगे 2 से 5 मिनट के लिए। 2 से 5 मिनट को मिक्स करने के बाद आपने या तो इसको पॉट नंबर 1 में जो है डंप कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है आपने, ठीक है, या फिर जो है आपने इसको पॉट नंबर 2 में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है, जिसको हम D1 और D2 का नाम दे रहे हैं, डेन 1 और डेन 2। अगर आपने डेन 1 में इसको भेजना है तो आपको वाल्व V1 खोलना पड़ेगा और आपका सारा का सारा जो मिक्सचर है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपने डेन 2 में इसको भेजना है तो आपको वाल्व 2 को खोलना पड़ेगा और ये सारा का सारा मिक्सचर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसा हमारी ईंटें होती हैं, ईंटों की तरह की यहाँ पर लाइनिंग की गई है, ठीक है। तकरीबन क्या था, यहाँ पे आपने 24 घंटे का टाइम देना है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन 24 तकरीबन हमने रिएक्शन को 24 घंटे तक होने देना है। और जैसे ही टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सी पर पहुँचेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के नतीजे में हमें क्या हासिल होगी, कैल्शियम सुपर फास्फेट की हमें फर्टिलाइज़र हासिल होगी, ठीक है। तो तकरीबन 70% हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब जो मज़ीद कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम जो है यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, एक बात आप याद रख लें कि ये जो हमारे पास कैल्शियम के फास्फेट है, ये असल में मोनो कैल्शियम फास्फेट है और ये जिप्सम है। यही दो चीज़ें मिलकर कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाती हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि हमारा रिएक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, हमारी प्रोडक्ट काफ़ी हद तक बन चुकी है, मगर ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है, रिफाइंड फॉर्म में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास आपको पता है कि दो रॉ मटेरियल्स हैं फास्फेट, ये कैल्शियम सुपर फास्फेट को बनाने के, वो क्या हैं, वो है रॉक फास्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। रॉक फास्फेट जो है वो अपने साथ इम्प्योरिटीज़ लेके आती है। वो इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं? वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड और क्या है हमारे पास सिलिका, जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन के डाइऑक्साइड्स। ये असल में CaSO3 नहीं है, ये CaCO3 है, ठीक है। तो जब तक हम इन 3 इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करेंगे जो कि रॉक फास्फेट के साथ आ रही हैं, और रॉक फास्फेट हमारे प्रोसेस का मेन रॉ मटेरियल है, जब तक हम इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करेंगे हमारी प्रोडक्ट रिफाइन नहीं होगी, प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगी। तो इन 3 इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी जो कि रॉक फास्फेट के साथ आती हैं, पहली इम्प्योरिटी जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की है, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाना है। वो असल में क्या काम करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगी तो क्या करेगी, CaSO4 बना देगी। कैल्शियम और SO4 आपस में मिलेंगे, कैल्शियम के सल्फेट बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से H2 यहाँ पर इस O के साथ मिलकर H2O बना देगा, और पीछे जो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे क्या बचेगा, CO2। पहली इम्प्योरिटी रिमूव हो चुकी, हमने कैल्शियम के कार्बोनेट को कैल्शियम के सल्फेट में कन्वर्ट करा दिया, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने इसमें कन्वर्ट करा दिया है, कैल्शियम के सल्फेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम आते हैं दूसरी इम्प्योरिटी की तरफ। दूसरी इम्प्योरिटी क्या काम करती है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलती है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे प्रोसेस का दूसरा रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो उस रॉ मटेरियल के साथ ये मिलेगी, CaF2 CaSO4 बन जाएगा, 2H 2F के साथ मिलकर 2HF बना देंगे, और हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनेगी जो कि क्या है, पॉइजनस गैस है। यही पॉइजनस गैस कुछ हद तक इस सिलिका के साथ मिलेगी और क्या बना देगी, H2SiF6 बना देगी, जो कि क्या है, असल में हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड है। होता क्या है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेते हैं, एक सिलिकॉन लेते हैं, और F6 फ्लोरीन हम लेते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं,
मतलब ये रिएक्शन होता है हमारे पास, H2 लिया जाता है यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ से क्या लिया जाता है, सिलिका लिया जाता है, और फ्लोरीन के 6 एटम लेकर हम क्या बना देते हैं, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड बना देते हैं, जो कि एक गैस है, गैसियस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के नतीजे में भी क्या होता है, हमारी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है सिलिका की, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो ये रिएक्शंस करवाने का मकसद क्या था कि रॉक फॉस्फेट के साथ जो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करवा सकें। ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के साथ साथ हमें कुछ गैसेस हासिल होती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है H2SiF6, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। ये क्या काम करती हैं, ये असल में पॉइजनस गैसेस हैं, इनको हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं और ये गैसेस सीधे चली जाती हैं एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में हम इसको पहुँचा कर किसी लिक्विड में या फिर किसी सोल्यूशन में इसको एब्जॉर्ब करा देते हैं। ठीक है, इन गैसेस को। तो इस पैराग्राफ से हमें जो है इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो गई, जो पॉइजनस गैसेस बन रही थी उसको भी हमने एब्जॉर्बर में भेजकर एब्जॉर्ब करवा दिया, और इसके अलावा आपको यहाँ पर जिप्सम भी बनता नज़र आ रहा होगा अगर आप गौर करें। ठीक है, कैल्शियम के सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कैल्शियम के सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल ही जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि कैल्शियम के जो सुपर फास्फेट होते हैं, कैल्शियम के जो सुपर फास्फेट होते हैं वो असल में मोनो कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम का मिलाप होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मिलकर ही क्या बनाते हैं, कैल्शियम के सुपर फास्फेट बनाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर HF बनेगा वो इस चीज़ की निशानी होगी कि हमारा CF2 रिमूव हो चुका है। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा उसकी इस बात की निशानी होगी कि हमारे पास जो है कैल्शियम फ्लोराइड की इम्प्योरिटी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा एक बात आपने और भी याद रखनी है कि जो कैल्शियम के फ्लोराइड हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो देखें, इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव कर दिया और कोशिश की कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, रिफ़ाइन हो जाए। तो यहाँ पे जो होगा काम, जब हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया तो हमारी प्रोडक्ट जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगी, मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और पोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारी प्रोडक्ट जो है हार्ड और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, क्यों ये सॉलिड फॉर्म में या पोरस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। चूँकि आपको पता है इसमें जिप्सम भी बन रहा होता है साथ के साथ। तो कहता है आपने इस टोटल मास को तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का टाइम देना है और इस डैन में रखे रहने देना है। तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक जब आपकी इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो चुकी हैं, आपने 4 से 6 हफ्ते का इसको टाइम देना है ताकि हमारा रिएक्शन कंप्लीशन को पहुँचे। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे इसको टाइम दोगे, रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट होगा, ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्शन जो है आपका कंप्लीट होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, ड्राई होती जाएगी। ठीक है, तो कहता है ड्राइड प्रोडक्ट जो है को आपने 4 से 6 हफ्ते के बाद यहाँ से निकालना है। ठीक है, और जो है इस ड्राइड मास को आपने फिर फाइन पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है और आपने इसको मार्केट कर देना है। ठीक है, ये मार्केट में किस नाम से बिकेगी, ये लाइम ऑफ सुपर फास्फेट के नाम से बिकेगी, जिसको हम असल में कैल्शियम के सुपर फास्फेट कहते हैं। कैल्शियम के सुपर फास्फेट असल में क्या है, मोनो कैल्शियम फास्फेट और इसके अलावा जो है जिप्सम का मिलाप है। ठीक है, तो हमारी मेन प्रोडक्ट बन चुकी। हमने जैसे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया, हमारी प्रोडक्ट ड्राई हो गई।
ठीक है, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, और वो पोरस फॉर्म में, मसामदार फॉर्म में भी कन्वर्ट हुई। वो किसकी वजह से कन्वर्ट हुई? वो जिप्सम की वजह से, चूँकि रिएक्शन में जिप्सम भी बन रहा था हमारा। ठीक है, चाहे आप इम्प्योरिटीज़ का रिएक्शन देखें या मेन रिएक्शन जो मैंने आपको कराया सबसे ऊपर, उसमें भी जिप्सम बन रहा था। उसी जिप्सम की वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है पोरस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और इस प्रोडक्ट को आपने, इस पूरे मिक्सचर को तकरीबन आपने 4 से 6 हफ्ते का टाइम देना है। रिएक्शन आपका इस टाइम में कंप्लीट होगा। कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या काम करेंगे, इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे और इसको क्रश करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको सेल आउट कर देंगे। किस फॉर्म में, किस नाम के साथ? लाइम ऑफ सुपर फास्फेट के साथ, के नाम के साथ, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कैल्शियम सुपर फास्फेट कहते हैं। और कैल्शियम सुपर फास्फेट दो चीज़ों का मिलाप है, जो कि मैंने आपको मेन रिएक्शन में दिखाया था। वो क्या था? वो था हमारे पास मोनो कैल्शियम फास्फेट, मतलब कैल्शियम सुपर फास्फेट किसी का मिलाप है, मोनो कैल्शियम फास्फेट, और इसके अलावा जिप्सम का मिलाप है। ठीक है, मतलब कैल्शियम, मोनो कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का इंट्रोडक्शन दिया था, वहीं पर मैं इसके बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका था। तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा कि इस टॉपिक में हमने सबसे पहले हमने जो है क्या बनाने की कोशिश की, हमने कैल्शियम सुपर फास्फेट को बनाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।